बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे JKLF के चीफ जो हैं यासीन मलिक साहब, जिन्हें पाबंदी सलासिल रखा हुआ है, जिनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर केसेस चलाए गए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से जो अदालतें हैं, जो नाम नहाद अदालतें हैं, उन्होंने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब जो दो केसेस हैं, डॉक्टर रूबिया का और जो दूसरा जो 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, और किसने कत्ल किया था वो सबके सामने आश्कार बाद में हो चुका है। लेकिन वो केसेस भी यासीन मलिक साहब के ऊपर बनाए गए हैं, और जो बेसिक राइट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर भी मुकदमा बनाया जाए कि उसका जो वकील है वो क्रॉस एग्जामिन करता है विटनेसेस को, जो विटनेस आते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि जनाब ना तो इन्हें वकील दिया गया है, और क्योंकि अपना केस खुद लड़ रहे हैं तो इन्हें क्रॉस एग्जामिन करने का जो राइट है वो भी इंडियन अदालतों ने ले लिया है। इस पर हम पहले मौजू में बात करेंगे कि जनाब ये दुनिया की कोई अजीबो खलकत जो हैं वो अदालतें हैं कि जो इस तरह के फैसले करती हैं कि उनका जो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस उनको देता है, चार्टर देता है, वो भी उनसे ले लिया गया है। और दूसरे मौजू में हम जाएंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि इस वक्त जो VDG जिन्हें कहा जाता है, या VDCs भी हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर के अंदर क्रिएट की हैं, उन्हें कहा जाता है विलेज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और इसके अंडर आता है विलेज डिस्ट्रिक्ट गार्ड्स, जिसे बेसिकली कहा जाता है विलेज डिप्लॉयड गून्स जिन्हें कहा जाता है। और इन गून्स का मकसद क्या है कि इनको हथियार अब थमा दिए गए हैं। अब इनको हथियार थमा दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि इन हथियारों से अब आपने कश्मीरियों को शहीद करना है, डेमोग्राफी को चेंज करना है। ख़ास तौर पे जम्मू के अंदर डेमोग्राफी जो उनके हक़ में है किसी हद तक, उसको मज़ीद अपने हक़ में लाना है, और उसको ये बदस्तूर सिलसिला फिर बढ़ाएंगे कश्मीर की वैली तक, और उसको वहाँ तक भी लेकर आएंगे। इसकी एक हिस्ट्री है, आपको बताएंगे कि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये शुरू से होता आया है, और ये एक तसलसल है जिसको ये जारी रखे हुए हैं। इस पर बात करेंगे जनाब। आज हमें बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी मेहमानों को तारुफ भी करवाएंगे। आज हमें डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने ज्वाइन किया। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, नामवर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वे फ्राम चेक रिपब्लिक जी। मिशाल मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मिशाल साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं मिशाल साहिबा आपसे ही, जो पहला मौजू है हमारा उसके हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, ज़रा खुद हिंदुस्तानी मीडिया में इस वक्त यासीन मलिक साहब को लेकर क्या बात हो रही है, ये सुना देते हैं आपको। दोनों जो गवाह श्रीनगर से जम्मू आने थे, वो दोनों जो गवाह थे वो आज अदालत के अंदर नहीं आ सके। यासीन मलिक का सिक्योरिटी का भी इशू है, बाकी हेल्थ के भी इश्यूज हैं, लिहाजा ये जो तवील सफर है जम्मू से दिल्ली का, ये गाड़ियों के जरिए या फिर हम बाई एयर अगर उनको ले जाना चाहे तो ये इंतहाई मुश्किल है, जिस पर हुकूमत क्लियरली अदालत के अंदर दे चुकी। कोर्ट ने क्लोज कर दिया जी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को वो राइट जो क्रॉस एग्जामिन था विटनेस के लिए ऑनलाइन। मिशाल मलिक साहबा फरमाइएगा, यासीन मलिक साहब का जो बेसिक राइट है वो क्यों क्लोज कर दिया इन्होंने? देखिए, ये तो पिछले कितने महीनों से वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए और उनको राइट दिया जाए कि वो क्रॉस एग्जामिन करें, क्योंकि वैसे भी जितने भी पुराने 35 ईयर ओल्ड जाली मुकदमात हैं, इनके अंदर वो विटनेसेस को जो ला रहे हैं, तो जितने भी आ रहे हैं लोग वहाँ पे, तो उनको इजाज़त ही नहीं दी जा रही कि वो वहाँ पे आके फिजिकली उनके साथ बातचीत करें, इनको क्रॉस एग्जामिन करें, क्योंकि द मेन रीज़न इज़ कि वो केसेस ही कॉन्कॉक्टेड हैं, और जब यासीन साहब ने उनसे सवाल करने उनके पास कोई जवाब ही नहीं होंगे, क्योंकि ये सारा का सारा एक जाली कार्रवाई चल रही है, जाली एक्टर्स के तौर पे लोगों को प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि वो उनके खिलाफ वन साइडेड एक्स पार्टी डिसीजन है। और ये एक एक्स पार्टी डिसीजन है कि एक जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वैसे भी राइट्स ऑफ प्रिजनर्स होते हैं और जो सिविल लिबर्टीज के राइट्स होते हैं, और जो एक लीगल प्रैक्टिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी अगर चले और इंडियन लीगल सिस्टम के तहत, तो आप ये राइट डिप्राइव ही नहीं करवा सकते किसी भी सूरत। स्पेशली जब जम्मू कोर्ट ने 3 दफ़ा ये रीअसर्ट किया है कि उनको प्रोडक्शन वारंट्स उनके इशू किए हैं कि उनको वहाँ पे पेश किया जाए, मगर बात सारी ये है कि अगर ये उनको पेश करते हैं और वहाँ पे जब वो फिजिकली प्रोड्यूस होते हैं और जब वो अपनी डिबेट करेंगे, तो नेचुरली जो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा दुनिया के सामने। और दूसरी बात जो बहुत अलार्मिंग है कि उनको क्यों नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके अलावा भी कि क्या उनको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उनकी हेल्थ को इतना ज़्यादा, जो कि किया हुआ है उनकी हेल्थ को वीक, और बल्कि
कुछ अर्सा पहले उनका हाथ भी जल गया है। मिसाल मलिक साहब, पहले जरा ये जो केसेस हैं, दोनों जो नाम निहाद केसेस बनाए गए हैं, जी। थोड़ा जरा इनके बारे में बताइएगा कि जो केसेस हैं बेसिकली इनकी बुनियाद क्या है, और यासीन मलिक साहब को इनके हवाले से जो इनका बेसिक राइट उससे महरूम किया गया है, उसके पीछे बादियों नज़र में क्या मकासद नज़र आ सकते हैं? लेकिन यही तो एक्सपोज कर देता ना इंडियन जुडिशल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी, कि ये तो वहाँ की इंडियन एजेंसी जो कहेंगी उसके अकॉर्डिंगली डिक्टेशन के तहत चलेंगे, और जो वहाँ पे जो भी ऑर्डर इनका आया है सीबीआई का, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि इनको नहीं प्रोड्यूस करना वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। तो यही सारी की सारी जो इसका लिटमस टेस्ट ही यही है कि वहाँ पे फेयर ट्रायल हो ही नहीं रहा, ये ब्लैक जस्टिस है, और जितनी भी जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, कोड्स एंड एथिक्स को। ना उनके पास कोई लॉयर है, ना उनकी सुनवाई। और पहले भी पिछले इन 3 सालों के अंदर जब भी इनको ऑनलाइन प्रोड्यूस किया जाता था, तो जब वो अपने हक में बोलना चाहते थे कोरोना के दौर के अंदर भी, तब भी उनको म्यूट कर दिया जाता था। ये उन्होंने अपनी विल में भी कहा, और 3 दफ़ा वो हंगर स्ट्राइक्स पे गए हैं, और लास्ट भी जिस पर वो गए उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको इंश्योर किया कि हम आपकी बात सुनेंगे, तब जाके उन्होंने अपना ये डिले कर दी थी अपनी हंगर स्ट्राइक। जो लास्ट उनका यही था कि उनको प्रोड्यूस किया जाए जम्मू कोर्ट के अंदर, जो दूसरे 2 जो जाली तो मुकदमा। इसमें क्या कबात है कि उन्हें वीडियो लिंक के जरिए तो वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको फिजिकल क्यों नहीं प्रेजेंट करते? वो निहत्ते हैं, वो यही तो मैं बीमार कह रही हूँ हैं। कि उनको प्रोड्यूस इसलिए नहीं करे, एक तो क्योंकि वो फिजिकल जो उनका राइट है, जब वो वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे पहुंचेंगे, जब वो बोलेंगे तो वो उनको म्यूट नहीं कर सकेंगे ना वहाँ पे। तो आपको पता ये है, हम अपने online के नाज़रीन अंदर को आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहते हैं कि बेसिकली वो अभी तिहाड़ जेल में हैं, और उन्हें वहां से लेकर जाना है। उन्होंने जम्मू के अंदर जो ये जो केसेस हैं, जिन 2 केसेस के हवाले से हमने शुरू में बताया, और ये दूसरी भी हाँ जी जी यासिर साहब, हेलो जी 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 आप जारी रखिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने करनी है कि मुझे एज अ वाइफ बहुत ज्यादा इस बात का फियर है कि एक तो डेफिनेटली वो इसलिए नहीं पेश करना चाह रहे कि वो वहाँ पे जब बात करेंगे उनके मुंह के आगे पट्टी तो नहीं लगा सकते एक कोर्ट के अंदर। दूसरी बात ये है कि उनकी हेल्थ इतनी वीक कर दी है इन लोगों ने, उनको इतना फिजिकली टॉर्चर किया। और लास्ट जो मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात हुई थी उसमें यही था कि उनका जो हाथ है वो लेफ्ट हाथ जल गया है, कि उन्होंने बहुत ही आग वाला को पानी दिया, वो उन्होंने वुजू करना था और उनको पता नहीं था, उनका हाथ ही उसके ऊपर पट्टियां लगी हुई और वहां पे पस बन गई है। यानी एज अ फैमिली आप ये कह रहे हैं कि आपको उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है, उनकी सेहत के हवाले से अगर वो सामने लाएंगे तो पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा, और यकीनन फिर आप इंटरनेशनल इदारों से भी इस हवाले से बात कर सकती हैं। तो असल तो ये प्रॉब्लम है कि उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। दूसरा, वो जो विटनेसेस हैं वो चाहते ही नहीं है कि उनसे वो क्रॉस एग्जामिन करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई उनको पूछेगा ही नहीं, वो कह देंगे हाँ जी इसने किया था, और आगे से आप उसको काउंटर नहीं कर रहे, उससे क्वेश्चन नहीं करने का आपको इजाजत दी जा रही है। और ऑनलाइन भी आपको पता है पास में भी जितनी भी इनके केसेस हुए, जब वो बोल रहे होते हैं उनको म्यूट कर दिया जाता है। तो इसलिए इनको तो किसी तरीके में भी कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। चले लास्ट मुझे बताइएगा, आपने जाना भी है, बताइएगा कि जो वकील का राइट है ये तो बड़ा फंडामेंटल राइट होता है या मिशाल साहिबा, तो ये राइट भी नहीं दिया उनको, ये राइट भी नहीं दिया। और जब इनके पास लॉयर कुछ अर्सा के लिए तोफैल साहब थे, इनके राजा तोफैल साहब, तो उस वक्त उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया था। और अक्सर बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर कश्मीरी जो लॉयर्स हैं, कश्मीरी जो प्रिजनर्स के, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है या उनको उनके साथ कुछ ऐसा हादसा कर दिया जाता है कि वो कोर्ट में ना पेश हो, ताकि कोई तैयार ही ना उनका केस लेने के लिए। यस, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं खुद तो ये अपनी तरफ से सरकारी वकील, हुकूमत ने ही केस किया, हुकूमत ही इनका वकील बनना चाहती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो सजा भी देना चाहते हैं वही आपको जस्टिस भी प्रोवाइड करे? इट्स इम्पॉसिबल। जितना भी इनका जुडिशियल जो भी प्रोसेस चल रहा है, इट्स टोटली होकस पोकस। इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन एवरी ग्राउंड कि ये जो कोई भी इनका जो यार्डस्टिक है वो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ग्लोबल ना ही इंडियन लॉ के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें केस के मुतालिक आगाह करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो इससे जुड़ी चीज़ें हैं उस हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर लेता हूँ। फरमाइएगा कि ये जो केस है यासीन मलिक साहब का, ये केस, इसकी क्या कोई बुनियाद है इसकी, या कोई बेसलेस केस है? किस किस्म का केस है कि आज 30 साल से फैसला ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यासीन मलिक साहब का जो केस है, और बिलखुसूस इसमें सबसे अहम तरीन जो पॉइंट है, नुक्ता है, वो 30 साल का अरसा है। ये हिंदुस्तान ने एक नया वतीरा इख्तियार कर लिया है कि जितने भी पुराने केसेस हैं, कोई 1990 में या 1980 की दिहाई में कोई भी इस तरह का अगर अमल हुआ हो, तो उस अमल को, उस केस को, उस फाइल को दोबारा से कहीं गर्द आलूद पड़ी हो, उसको उठाकर और उसके बाद नए तौर पे जो है आप नया
एक लिहाज से यासीन मलिक साहब को उसके ऊपर आप चार्ज कर लें, किसी और को आप उसके ऊपर चार्ज कर लें। अब ये हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उसकी मर्ज़ी है। उसने फ्रेम कर दिया है यासीन मलिक साहब को एक 30 साल पुराने केस में, जिसके गवाहान अब क्या हैं, किस हाल में हैं, किस तरह से हैं, वो कंकॉक्टेड केसेस जिनकी असलियत बाद में पूरी दुनिया को भी पता चल गई, बल्कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस तरह के कई केसेस को एक्सपोज कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हिंदुस्तान जब एक तरफ कोशिश कर रहा होता है कि वो आम कश्मीरी अवाम को चुप करवाए, वहीं पे उसकी ये भी कोशिश है कि वहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर के जो रूह रवां हैं, जो वहाँ पे सफ़े अव्वल के हमारे रहनुमा और लीडरान हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से इनकारसरेट किया जाए, उनको जेल के अंदर बंद रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ इंटरनेशनल लॉज और राइट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाजिया साहिबा फरमाइएगा कि ख़ास तौर पे ये जो क्रॉस एग्जामिन करना है विटनेस को और उसके बाद फिर वकील तक दस्तयाबी है, ये तो बड़ी बेसिक राइट्स है। ये तो उन ममालिक के अंदर भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कानून का राज नहीं होता, जहाँ पे कुछ निज़ाम ऐसा निज़ाम इंसाफ मौजूद नहीं होता। तो हिंदुस्तान तो बड़े बड़े दावे करता नज़र आता है। इतना डरते हैं ये यासीन मलिक साहब से? नहीं यासिर भाई, डरते नहीं हैं, ढीठ हैं। और इनकी ढिठाई जो है वो सारी दुनिया के सामने है, और हर मौजू पे, हर पहलू पे इनकी ढिठाई जो है, आप ढीठ हो जाएं कोई आपका क्या कर सकता है। ये एक ऐसा कानून है, ये आपको इवन जो कबीले गांव की पंचायत होती है वहाँ पे भी हक होता है कि जी आप बात करें, आपकी क्या बात है, जो एक्यूज्ड है वो बात करेगा, क्रॉस एग्जामिन होगा। तो ये तो आप बात कर रहे हैं एक पीनल कोड की, एक मुल्क की अदालत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है। वहाँ पे आप सारी दुनिया के सामने एक बंदे को फिजिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अदालत में, और अगर वो कर रहे हैं तो फिर जहाँ जिन विटनेसेस की बुनियाद पे आपने उस पर केस बनाया हुआ है, आप उनको नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको जो है वो वाया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो है चैनल आप उनको अदालत में प्रोड्यूस कर रहे हैं। वकील मुहैया नहीं है। अब आप खुद से अगर अपने ही वकील हैं तो आपने क्रॉस एग्जामिनिंग तो करनी है, तो आपका ये बुनियादी हक आपसे कैसे छीना जा सकता है, और फिर ये मुकदमा आगे परसू कैसे हो सकता है। ये दुनिया में हर कानून के अंदर है। इवन मैंने आपको बताया कि आम जो कानून के तहत नहीं आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत नहीं आती हैं, जो पंचायत है, जिरगा है, वहां पे भी ये हक वहां पे भी हासिल होता है कि आप अपनी बात सुने और अपनी बात सुनाएं, और जो आप पर इल्जाम लगाने वाला है आप उससे बात करें और उससे भी पूछें और रूबरू इस मामले को हल करें। लेकिन हमने देखा कि इसमें जितना दुनिया जो है वो खामोश रहेगी, ये ढिठाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब दुनिया अब कितनी बेबस है, आपने देख लिया कि 3 दिन से ढूंढती मैं फिर रही हूँ वो मोदी के ऊपर जो गुजरात की डॉक्यूमेंट्री है, उसको ट्विटर से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह से हटा दिया गया। इवन बीबीसी उसमें कुछ नहीं कर सका। आज बीबीसी जो है वो इंग्लैंड में उसको चलवाने में कामयाब हो सका है। तो आप ये रस्सी दराज होने वाली भी बात है। ये इंटरनेशनल हम तो बात कर ही रहे हैं, हम तो आप कह रही हैं कि परेशान इंटरनेशनल हैं। रूल्स और नॉर्म्स इस पे किसी तौर पे भी पूरे नहीं उतरते और ये अजीबोगरीब जो है वो कानून बनाया गया है। जनाब अतीकुर रसूल साहब ने हमें किया टेलीफोन लाइन के जरिए, माहिर हैं कानूनी उमूर के, उनसे बात कर लेते हैं कि किस किस्म का ये इंसाफ किया जा रहा है। इसके जो फैसला आएगा वो क्या फैसला किसी तौर पे भी इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा या नहीं करेगा। अतीकुर रसूल साहब बताइएगा, ये जो यासीन मलिक साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, जिस तरह से इसका बैकग्राउंड दिया डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने कि केसेस बिल्कुल बोगस हैं, फिक्टिशियस हैं, और यही वजह है कि विटनेसेस इतने डर रहे हैं कि उनके क्रॉस एग्जामिन अलाउ नहीं कर रहे कि वो क्रॉस एग्जामिन यासीन मलिक साहब खुद कर सकें, वकील भी उनको अलाउ नहीं है। तो इस पे जो फैसला आएगा उस फैसले की क्या बेसिकली क्रेडिबिलिटी होगी, ये भी बता दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच यासिर। मैं 2-4 चीजें ज़ाहिर है इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। पहले तो देखें कि क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या चीज। ये आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेयर ट्रायल का राइट देता है जिसको भी इंडिया में केस चल रहा है उसको। तो सब बुनियादी चीज जो आपने डिसीजन के हवाले से पूछी, जब राइट टू फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया तो फिर डिसीजन का तो खैर बाद में जो भी आएगा आप उसके देख लेंगे क्या सूरत हाल होगी। आप किसी के साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकते। पहले तो यासीन मलिक के साथ उनका राइट नहीं दिया जा रहा फेयर ट्रायल का, ये ज्यादती होगी। फिर इंडिया का ही जो लॉ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पे FIR दर्ज है, उस पर इसका ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन ने जो है वो अपना केस प्रेजेंट करना है, उन्होंने
اپنی ایویڈنس دینی ہے تو جو ایویڈنس ایکٹ ہے 1872 کا انڈیا وہ اور جو ان کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1973 کا وہ انہیں رائٹ دیتا ہے کہ وہ کراس ایگزامن کر سکیں تاکہ وہ چیک کر سکیں جو کریڈیبلٹی ہے ریلائبلٹی ہے اور کنسسٹنسی ہے ان کے خلاف جو ٹیسٹیمنی ہے جو وٹنس ان کی وہ چیک کر سکیں. اب یہاں پر ان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا, خود ان کو رائٹ نہیں دیا جا رہا کراس ایگزامینیشن کا, تو یہ ان کے ساتھ اور زیادتی کی جا رہی ہے. نہ ان کو لیگل جو شیلٹر ہے وہ دیا جا رہا ہے, نہ ان کو جو لیگل رائٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو انڈیا کا قانون جس کی اجازت دیتا ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اس سے الٹیمیٹلی نتیجہ تو یہی نکلے گا. بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, اور آئین کوڈیفائڈ چیزیں ہیں. آئین کے آرٹیکل 21 کی, انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کی, 1973 کا جو ان کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی یہ وائلیشن وہ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے. ساتھ رہی گا ہمارے جناب, دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ہم دوسرے موضوع میں بات کریں گے ان وی ڈی سیز کی جہاں پہ انڈین گونز کو بھرتی کیا جاتا ہے. اور تھوڑا سا آپ کو ذرا میں بیک گراؤنڈ بھی دے جاتا ہوں کہ یہ بیسکلی معاملہ ابھی شروع نہیں ہوا, آج سے نہیں شروع ہوا بلکہ یہ بڑا پرانا ہے. پٹیالہ فورسز 1947 میں جناب جنہوں نے 2,50,000 مسلمانوں کو جموں کے اندر قتل کر کے ڈیموگرافک چینجز کی, یہ ان کے بڑے تھے. اور ان بڑوں نے بنیاد ڈال کے یہ بتایا کہ ڈیموگرافک ایسے بھی چینج ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیس بریگیڈ 1947 میں بنائی گئی, اور یہ پیس بریگیڈ بنائی گئی جناب نیشنل کانفرنس کے کچھ گونس نے مل کے, اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ جو ہے وہ اغوا کرنا, لوگوں کی عصمتیں لوٹنا. 1953 کے اندر ہم آ جاتے ہیں, کوفتان فقیرز کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی, اور یہ بخشی غلام محمد نے یہ تنظیم بنائی 1953 میں, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے ڈیموگرافک چینج کی جائے, مسلمانوں کو خاص طور پہ اور جو آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو مارا جائے اور بالائے قانون مارا جائے. اس حوالے سے 1994 میں ہم آتے ہیں تو اخوان, ایک بڑی بدنام زمانہ تنظیم جسے کوکر پارے جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا تھا, اس نے یہ کام کیا. اور تھوڑا سا ہم آگے اور جاتے ہیں, کشمیریوں سب کو رینیگیٹس کہنا شروع کر دیا. 1995 میں جائیں تو پھر جناب بنیاد پڑتی ہے ولیج ڈیفنس کمیٹی کی, جنہیں وی ڈی سی بھی کہا جاتا ہے اور ولیج ڈسٹرکٹ کونسل بھی اسے کہا جاتا ہے, ڈیفنس کمیٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ولیج ڈپلائڈ گونز انہیں بھرتی کیا گیا, اور ان کو جناب 303 کی رائفلز دی گئیں, 100 راؤنڈز دیے گئے. اب ذرا ان کا حوال بتاتے ہیں کہ خود ہندوستانی تھانوں کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر خاص طور پہ ان کا کیا حال تھا جناب, کہ ان کے اوپر جناب کڈنیپنگ, مرڈر کے, ایکسٹارشن کے اور اس طرح کی کیسز بنائے گئے. 221 سے زائد کیسز ان کے اوپر کرمنل کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں, جس میں 23 کیسز مرڈر ہیں اور باقی جو کیسز وہ دوسرے ہیں. یہ میں نے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دے دیا ان گونز کا جنہیں ہندوتوا کے جو تحت بھرتی کیا جا رہا ہے, اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ڈیموگراف چینج کرنا. وہ اس وقت کیا کہتے ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو یہاں کے وی ڈی سی ممبر ہیں, جو ولیج سرکشا سمیتی کے ممبر ہیں, تو ان کو ہم ٹرینڈ بھی کر سکیں, تو یہ بھی وپریت استھتی میں ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. 100% ہم دن بھر رات اسی کام کے لگے رہتے ہیں کہ آپ ان کو ٹریننگ دیں, اور جگہ جگہ جہاں پر ناکے ہیں, جہاں سے کراسنگ ہے یا کچھ ہے اس کے اوپر ہم ان کو گائیڈنس کرتے ہیں. جس پرکار یہ ہمارے پاس 303 وی ڈی سی جو گن ہے, ان کے بدلے ہمیں جو ہے آٹومیٹک گن دی جائے تاکہ ہم لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. جب تک ان کو ہم ٹھکانے نہیں لگائیں گے تب تک ہمارے دل میں چین نہیں آئے گا. جی جناب, جب تک ان کو ٹھکانے نہیں لگائیں گے ہمارے دلوں میں چین نہیں ہے. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ آپ نے بالکل سب سے اہم ترین چیز جس طرح سے آپ نے تاریخ اس کی بیان کی ہے انتہائی ضروری تھی, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کوئی نیا اقدام نہیں ہے, اس کی تاریخ ہے, اور تاریخ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کا ازل سے ہی, شروع دن سے ہی یہی وتیرہ اور یہی سوچ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے سرزمین جموں و کشمیر کو کشمیریوں سے صاف کر دیا جائے. اور اب اس کا ایک نیا نام ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا ہے, اور سی آر پی ایف کو اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ یہاں جتنے بھی ولیج ڈیفنس کمیٹی یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ولیج ڈپلائڈ گونز ہیں, ان کو ٹرین کیا جائے, اور ٹرین کر کے وہاں پہ بالخصوص جموں میں جو مسلم اکثریتی اضلاع ہیں, جو ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پر مسلمانوں کا صفایا کیا اصل جائے. مقصد یہ ہے, اصل مقصد اور اسی کی طرف مخاطب کر کے وہ کہہ رہا ہے. جی بالکل, وہ یہی اس کی بات ہے کہ ان کو ہم ٹھکانے کس طرح سے لگائیں. اور یہ صرف جموں کی بات نہیں ہے, یہ آگے سلسلہ جو ہے کشمیر تک بڑھنے والی بات ہے. اس میں ایک میں تھوڑی سی ایڈیشن مزید یہ کروں کہ اس سے پہلے جو ہے آدھار کارڈ
جو ہے وہ تو پورے ہندوستان میں چل رہا تھا, کشمیر میں بھی وہ اس طرح سے جاری تھا. اب ڈیجیٹلائزیشن آف فیملی کارڈ کی جا رہی ہے. ایک اسپیسیفک جو ہے نمبر دیا جائے گا, اس اسپیسیفک نمبر کے ذریعے سے جو اتھارٹیز ہیں وہ آپ کے پورے ٹریک ریکارڈ کو اپنے پاس رکھیں. کہاں کہاں آباد ہیں, بالکل آبادی کتنی ان کا ہے, ایک میپ آؤٹ بننا شروع کیا ہو کرنا ہے, جائے گا. ڈیموگرافک جب یہ میپ آؤٹ بن جائے گا تو پھر ولیج 35 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ بھی تو کرنا ہے نا. وہ 7,000 اپلیکیشنز کو انہوں نے پروسیس بھی کر دیا. جی اب دیکھ لیں, انکروچ آپ نے یہاں پہ لفظ یوز کیا. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, 10 لاکھ فوج کم پڑ گئی ہے کہ اب ان گونز کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے پروسیس میں کچھ تیزی لانا چاہتے ہیں؟ یہ جینوسائیڈ کا جو لاسٹ سٹیج ہے یہ وہ ہے جس میں آپ ایک جو انڈیجنس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے جب بالکل ختم کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ لاسٹ سٹیپ پہ ان کے اندر ہی سویلینز کو آپ ویپنائز کر دیتے ہیں. اور وہ ڈیفینیٹلی وہ سویلین ہوتے ہیں جن کو آپ نے ویپنائز کرنا ہوتا ہے, جن کو آپ کی طرف سے آپ کا بیک اپ ہوتا ہے, اور جن کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ آئیڈیالوجی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دکھایا کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ وہ کوئی ولیج گارڈ نہیں ہے, وہ یہاں پہ لوگوں کا صفایا اور خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ 28,000 سے زیادہ انہوں نے ریسنٹلی بھرتی کی ہیں, جن کو یہ مہینے کی باقاعدہ تنخواہ بھی دے رہے ہیں. اور یہ اتفاق دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہندو ہی ہوں گے جو کہ مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں کو گارڈ کریں گے, اور یہ سویلینز کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر آپ ان کو گلی محلوں میں چھوڑ دیں گے, اور وہاں پہ لوگ اپنی جو ایک انسان کے اندر ایک انٹرینڈ, خاص طور پہ ایک بندے کے اندر جب اس کو ہتھیار دے دیا جاتا ہے تو اس کو ہتھیار سنبھالنے کی اس کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ اتنے زیادہ کیسز ہیں, ریپ کے ہیں, ایون ڈرگز کی ٹریفکنگ اور سمگلنگ جو ہے اس میں وہ انوالو ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ رائٹنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ